Hello everyone, welcome to our channel PWIT Jam and CSI Net. So with this lecture एक हम नई सीरीज शुरू करने वाले हैं, that is CSI Net PYQs. So first question paper जो हम डील करने वाले हैं that is of June 2022, that is shift 1. तो हम कुछ क्वेश्चंस शुरुआत करते हैं और उसी के साथ साथ कुछ कॉन्सेप्ट्स को ब्रश अप करेंगे और कुछ छोटी छोटी ट्रिक्स हैं, स्ट्रैटेजीज हैं जो अगर आप फॉलो करोगे तो वो आपकी प्रिपरेशन को और बेटर बनाएंगे, जिन्हें हम साइड बाय साइड डिस्कस करते हुए चलेंगे. सो शुरुआत करते हैं विद द फर्स्ट क्वेश्चन दैट सेज which of the following small molecule neurotransmitters is not synthesized from tyrosin. कौन सा ऐसा, जो गिवन ऑप्शंस हैं उनमें से कौन सा ऐसा न्यूरोट्रांसमीटर है जो टायरोसिन से सिंथेसाइज नहीं होता है. मैं पहले आंसर बता देती हूँ. दैट इज योर सेरोटोनिन. नाउ मोस्टली अगर आपको ये क्वेश्चन आता था देन इट इज वेरी गुड. अगर आपको नहीं आता था एक छोटी सी ट्रिक है, दैट इज हम क्या करते हैं, ये बहुत ज़्यादा मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है कि एग्जैक्टली अगर आपको याद रह गया तो आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लोगे, वरना आप नहीं करोगे. आपको क्या करना है, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस के लिए आपको एक एडिशनल नोटबुक लेनी है, एक छोटी सी नोटबुक लेनी है और जो भी मेमोरी बेस्ड चीज़ें हैं आप उनको उसमें नोट डाउन करोगे. तो अगर आप इसमें इस वाले क्वेश्चन में देखोगे आपको आंसर पता चल गया. अगर आपको पता था दैट वाज वेरी गुड. जिनको नहीं पता था उनके लिए ये नया चीज़ होने वाली है कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो टायरोसिन से सिंथेसाइज होती हैं, या फिर कौन से न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं जो आपके टायरोसिन से सिंथेसाइज होते हैं. दैट इज योर एपिनेफ्रिन, डोपामिन एंड नॉर एपिनेफ्रिन. ये आपको पता चल गया कि ये तीन जो हैं वो आपके टायरोसिन से सिंथेसाइज होते हैं. क्या करोगे, आप नोटबुक में लिखोगे द न्यूरोट्रांसमीटर्स सिंथेसाइज्ड फ्रॉम योर टायरोसिन. दीज आर योर डोपामिन, नॉर एपिनेफ्रिन एंड एपिनेफ्रिन. ये एक पॉइंट. दूसरा पॉइंट फ्रॉम द फिगर, सेरोटोनिन किससे सिंथेसाइज होता है, सेरोटोनिन का सिंथेसिस होता है फ्रॉम द ट्रिप्टोफैन. ये दोनों आप उस नोटबुक में लिखोगे. ये क्या है, दिस इज लाइक एक्सट्रैक्शन. आप जो नॉलेज है, आप कोई नई चीज जो है वो PYQs को ही यूज कर रहे हो फॉर एग्जांपल, और इनको कंटिन्यूसली रिवाइज करना पड़ेगा क्योंकि मेमोरी बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं उनको कंटिन्यूसली रिवाइज करना पड़ता है. इट इज हेल्पफुल कि अगर वो एक ही जगह पे सारी चीजें होंगी तो वो आपको हेल्प करेंगी. फॉर एग्जाम्पल अगर इस साल क्वेश्चन आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिंथेसाइज्ड फ्रॉम ट्रिप्टोफैन, तो अगर आपने बार बार उस चीज को रिवाइज किया होगा तो आपके दिमाग में वो चीज सेटल हो चुकी होगी कि ट्रिप्टोफैन से जो न्यूरोट्रांसमीटर बनता है दैट इज योर सेरोटोनिन. दिस इज हाउ आप PYQ से क्वेश्चन से या फिर आप कहोगे उस नॉलेज को, एडिशनल चीज़ों को गेन करोगे और उनको आप बाद में यूज कर सकते हो. दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट विल हेल्प यू. जो भी मेमोरी बेस्ड चीज़ें हैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें. अभी आप और बहुत सारी चीज़ें देखोगे जो हम मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं, तो आप उन सबको अगर एक जगह पे रखोगे और उन्हें डेली रिवाइज करो. अपना एक आधा घंटा फिक्स कर लो कि डेली मुझे ये आधे घंटे में ये चीज़ रिवाइज करनी है. दिस इज द वे कि आप कैसे अपनी प्रिपरेशन को बेटर कर सकते हो. कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज द क्वेश्चन दैट सेज आइडेंटिफाई द राइबोस कन्फर्मेशन इन द न्यूक्लियोटाइड शोन बिलो. कौन सी कन्फर्मेशन है, अगर आप मार्किंग करो, या आपका फर्स्ट कार्बन है, या आपका सेकेंड कार्बन है, या आपका थर्ड कार्बन है, ये फोर्थ एंड दिस इज योर फिफ्थ कार्बन. करेक्ट. अब हमें क्या दिख रहा है कि जो सेकेंड कार्बन है वो अंदर की तरफ जा रहा है. ये कन्फर्मेशन कौन सी होगी, C2- अनडू. ये आप सबको पता होगा कि जब हम बात करते हैं शुगर, अगर हम DNA और RNA की बात करें तो हम शुगर को रिप्रेजेंट करने के लिए प्राइम का यूज करते हैं ताकि हम डिफरेंशिएट कर पाए कि शुगर के कार्बन कौन से हैं और बेसिस के कार्बन कौन से हैं. तो अगर कभी भी क्वेश्चन आए कि वाई हम जो शुगर है उसके कार्बन को प्राइम साइन से क्यों रिप्रेजेंट करते हैं, ताकि हम डिस्टिंग्विश कर पाए कि नाइट्रोजनस बेस के कार्बन कौन से हैं और आपके जो शुगर है उसके बेस कौन से हैं. अगर आप ध्यान से देखोगे ये आपका फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन एंड फिफ्थ कार्बन. यहाँ पर जो सेकंड कार्बन था दैट इज मूविंग टुवर्ड्स इनर साइड. ये कंफर्मेशन है C2- इंडू. थोड़ी और क्लैरिटी के लिए, ये आपने अभी देखी थी C2- इंडू आपने देख ली. C3 में अगर आप देखोगे तो थर्ड कार्बन जो है दैट इज मूविंग इनसाइड. इस तरीके से आप
स्ट्रक्चर देख के आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कौन सी कंफर्मेशन है। आपको बस मेजर चीज ये है कि आपको पता चलना चाहिए कि फर्स्ट कार्बन कौन सा है, सेकंड कार्बन कौन सा है, थर्ड कौन सा है, फोर्थ कौन सा है एंड फिफ्थ कार्बन है। अगर आप बहुत अच्छे से कार्बन को आइडेंटिफाई कर पाओगे तो आप बता पाओगे कि कौन सी कंफर्मेशन है। सो कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following statements made about the bacterial replisome is incorrect? First option, the rate of forward movement of DNA B helicase along the template DNA increases tenfold when DNA B and DNA polymerase third interact, thus ensuring that the helicase does not move ahead rapidly without polymerase. Second option, transient interaction of the primase with the helicase allows activation of primase activity by 1000 folds, promoting RNA primer synthesis. Length of Okazaki fragments is typically restricted to 1000 to 2000 nucleotides. Fourth option, the E. coli ORIC carries repeats of 2 sequence motifs, repeats of 9-mer that collectively form the site at which the origin first becomes single stranded, and the repeats of 13-mer to which DNA A initiator protein binds. माई सजेशन, अभी तक आपने डीएनए रेप्लिकेशन नहीं किया है तो प्लीज उसे कर लो, बिकॉज इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड बहुत सारे चांसेस हैं कि क्वेश्चन इसमें से आए, डीएनए रेप्लिकेशन टॉपिक से क्वेश्चन आए। सो इट्स बेटर अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो उसे कर लो। सो कमिंग बैक टू क्वेश्चन, सो अगर हम ध्यान से देखें तो फर्स्ट ऑप्शन कहता है कि जब डीएनए पॉलीमरेज 3 और डीएनए पॉलीमरेज 3 और डीएनए बी इंटरैक्ट करते हैं तो वो इंश्योर करता है कि हेलिकेज जो है वो रैपिडली मूव ना करे। रैपिडली अगर हेलिकेज मूव करेगा तो वो सारा का सारा डीएनए एक साथ अनवाइंड कर देगा और वो प्रॉब्लमैटिक है। तो करेक्ट, जब डीएनए बी और डीएनए पॉलीमरेज 3 इंटरैक्ट करते हैं तो वो एक्टिविटी तो बढ़ाता है हेलिकेज की, लेकिन साथ साथ ये भी इंश्योर करता है कि हेलिकेज जो है वो रैपिडली पूरे डीएनए को अनवाइंड ना कर दे। सो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। सेकेंड सेज ट्रांजिएंट इंटरैक्शन प्राइमेज और हेलिकेज के बीच में जो इंटरैक्शन होती है उससे प्राइमेज की एक्टिविटी बढ़ जाती है। वेरी करेक्ट, अगर प्राइमेज को एक्टिवेट करना है तो प्राइमेज को हेलिकेज के साथ इंटरैक्शन शो करनी पड़ेगी। और ये चीज़ आपको याद रखनी है कि प्राइमेज जब आपका इंटरैक्ट करता है, जब आपका प्राइमेज हेलिकेज से इंटरैक्ट करता है तो ही प्राइमेज एक्चुअली एक्टिवेट होता है। सो सेकेंड स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। लेंथ ऑफ ओकाज़की फ्रेगमेंट, यस 1000 से 2000 न्यूक्लियोटाइड्स की लेंथ होती है। कमिंग टू फोर्थ स्टेटमेंट कहती है कि जो आपकी ई कोलाई ORIC है उसमें 2 सीक्वेंस है, एक 9-mer है और एक 13-mer है। ठीक है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। हाँ जी, जो हमारी ई कोलाई है, सॉरी जो हमारी ई कोलाई की ORIC है दैट इज ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है, उसमें 2 सीक्वेंसेस हैं। एक है 13-mer। 13-mer का मतलब क्या है? 13-mer अगर एक सीक्वेंस है, 13-mer एक सीक्वेंस है, 13 बेस पेयर का सीक्वेंस है, 13 बेस पेयर का एक सीक्वेंस है जो 3 टाइम्स रिपीट होता है। ऐसे ही सेकेंड सीक्वेंस, अब ये दोनों सीक्वेंस किसके में? ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन जो है, ई कोलाई की जो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है उसके पार्ट है। सेकेंड इज योर 9-mer। जो फर्स्ट स्टेटमेंट है, अगर आप फर्स्ट पार्ट देखो, जो बोला गया है कि हाँ जी जो ई कोलाई ORIC है उसमें 2 सीक्वेंसेस होते हैं, 9-mer एंड 13-mer, ये बिल्कुल सही है, लेकिन इनके जो फंक्शंस बताए गए हैं वो गलत है। दैट इज, अगर हम देखें कि जो 9-mer सीक्वेंस है, 9-mer सीक्वेंस है, 1 सेकेंड, 9-mer सीक्वेंस पे एक्चुअली इनिशिएटर प्रोटीन बाइंड करता है। 9-mer पर इनिशिएटर प्रोटीन बाइंड करता है। इनिशिएटर प्रोटीन DNA A बाइंड करता है, लेकिन जो अनवाइंडिंग है दैट इज ओपनिंग ऑफ DNA होने वाला है, अनवाइंडिंग ऑफ DNA होने वाला है, वो 13-mer से स्टार्ट होता है। यहां पर शुरू होती है अनवाइंडिंग ऑफ DNA। सो जो इन्होंने स्ट्रक्चर बताया है वो करेक्ट है, लेकिन उस स्ट्रक्चर के जो फंक्शंस बताए हैं वो गलत है। दैट इज ई कोलाई ORIC में 2 सीक्वेंसेस होते हैं। 9-mer पर क्या अनवाइंडिंग शुरू होती है, सिंगल स्ट्रैंड्स बनना शुरू होते हैं। ये चीज याद रखोगे तो हम ये कहते हैं कि जब DNA
अनवाइंड होता है तो ओरिजिनली डीएनए कैसा है, डबल स्ट्रैंडेड है, तो जब डीएनए अनवाइंड होता है उस टाइम पे वो सिंगल स्ट्रैंडेड बनना शुरू हो जाता है, ठीक है, इसलिए इन्होंने लिखा है कि वहां पर सिंगल स्ट्रैंडेड बनना शुरू होता है। गलत है, क्योंकि 9 मर पे डीएनए ए बाइंड करता है और जो अनवाइंडिंग है वो शुरू होती है 13 मर से। फर्स्ट पार्ट तो ठीक है, लेकिन सेकंड पार्ट जो है दैट इज इनकरेक्ट, सो द आंसर इज योर ऑप्शन नंबर डी। वंस अगेन, अगर आपने डीएनए रेप्लिकेशन नहीं किया है तो प्लीज उसे कर लो। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, absorbed monosaccharides in intestinal epithelial cell exit by which of the following transporters? कौन से ट्रांसपोर्टर्स हैं जिससे जो आपकी जैसे हम कहें ये आपकी इंटेस्टाइन है, ये आपकी इंटेस्टाइन है और यहाँ पे ये एपिथेलियल सेल्स है, तो पूछा गया है कि कौन से ट्रांसपोर्टर्स हैं, कौन से ट्रांसपोर्टर्स हैं जिनकी हेल्प से ये क्रॉस करते हैं आपके इंटेस्टाइनल एपिथेलियल सेल्स को। सो द आंसर इज योर GLUT2। नाउ अगेन अ मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन, इट इज ऑल्सो अ मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन। सो आपकी हेल्प के लिए यहाँ पर एक टेबल है कि कौन सा, अगर मैं अभी बता देती हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन से जो ज़्यादातर पूछे जाते हैं, तो कौन सा ग्लूट ट्रांसपोर्टर्स कहाँ पर काम करता है वो इस टेबल में डिनोटेड है। सो मेजरली जो पूछा जाता है, GLUT2 आपने खुद देख लिया कि GLUT2 पूछा जाता है, और GLUT2 की अगर हम बात करें तो इट इज प्रेजेंट इन स्मॉल इंटेस्टाइनल एपिथेलियल सेल्स, किडनी, लिवर, पेनक्रिएटिक बीटा सेल्स। फंक्शन क्या है, लो एफिनिटी ट्रांसपोर्टर है, बेसल लेटर ट्रांसपोर्टर इन किडनी एंड गट टू फैसिलिटेट ग्लूकोज एंट्री इनटू ब्लड। सो बेसिकली इंटेस्टाइनल की जो एपिथेलियल सेल है, जो मैंने आपको समझाया, इंटेस्टाइन की एपिथेलियल सेल से जब ग्लूकोज को बाहर निकल के ब्लड में आना है तो कौन से ट्रांसपोर्टर्स यूज करता है, ग्लूट ट्रांसपोर्टर्स। रिपीट कर रही हूँ, जब इंटेस्टाइन की एपिथेलियल सेल्स के निकल के ब्लड, आपके जो ग्लूकोज है उसको ब्लड में एंटर करना है तो वो कौन से ट्रांसपोर्टर्स यूज करता है, ग्लूट ट्रांसपोर्टर्स का यूज करता है, दैट टू बी GLUT2 स्पेसिफिकली। उसके बाद GLUT4 पूछा जाता है, इंसुलिन मेडिएटेड ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर क्या है, दैट इज योर GLUT4, ये याद रखना जरूरी है। उसके बाद फ्रक्टोज का ट्रांसपोर्टर कौन है, फ्रक्टोज का ट्रांसपोर्टर है GLUT5। ये मेजर है जो पूछे जाते हैं। अगेन जो भी मेमोरी बेस्ड के लिए आप नोटबुक बनाओगे उसमें इस टेबल को भी इंक्लूड करना और प्लीज रिवाइज करते रहना। उसके बाद हाँ, GLUT2, GLUT4 और 5 पे मेजरली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और एक क्वेश्चन पूछा जाता है ये जो आपका ब्रेन वाला भी पूछा जाता है, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। तो ब्रेन में कौन सा है, दैट इज योर GLUT1। सो दिस आर द इंपॉर्टेंट ग्लूट ट्रांसपोर्टर्स, आपको यहाँ पर हेल्प के लिए दिए गए हैं। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, एनी मूवी दैट फीचर्स dinosaurs should also have which of the following combinations of geological age appropriate organisms? choose the correct combination। so अगर कोई भी फिल्म बनती है, कोई भी मूवी बनती है, उसमें अगर डायनासोर्स हैं तो कौन से ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनको उनके साथ दिखाया जाना चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन इज ह्यूमंस, एंजियोस्पर्म्स, जिम्नोस्पर्म्स, बर्ड्स, अर्ली डाइवर्जिंग एंजियोस्पर्म्स, रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस, apes, gymnosperms and birds, early diverging gymnosperms, amphibians and reptiles। इसका आंसर है आपका अर्ली डाइवर्जिंग एंजियोस्पर्म्स, रेप्टाइल्स एंड एम्फीबियंस। यहां से शुरू होते हैं डायनासोर्स और यहां तक प्रेजेंट है, दैट इज इसके बाद एक्सटिंक्शन हो चुका था। सो फर्स्ट जो डायनासोर्स आए थे उनके साथ कौन थे, मैमल्स थे, ठीक है। जब डायनासोर डाइवर्सिफाई हुए तो बर्ड्स प्रेजेंट थे। जब डायनासोर्स प्रेजेंट थे उस टाइम पे फ्लावरिंग प्लांट्स भी आ रहे थे और प्राइमेट्स भी आ रहे थे। क्या बताया मैंने, कहां से शुरू हुए, यहां से ट्राइसेक से शुरू हुए थे और एक्सटिंक्शन हो चुका था क्रिस्टासीसिस में, ठीक है। तो जब डायनासोर्स बन रहे थे, दैट मीन्स डायनासोर आना शुरू हो रहे थे, वहां पर मैमल्स भी डेवलप होना शुरू हो रहे थे। उसके साथ साथ जब डायनासोर्स डाइवर्सिफाई हुए, पॉपुलेशन बढ़ी, उस टाइम पे बर्ड्स आए, फिर फर्स्ट फ्लावरिंग प्लांट्स भी आ रहे थे और उसके साथ फर्स्ट प्राइमेट्स भी आ रहे थे। और ऑब्वियसली नीचे जो है देख रहे हो कि एम्फीबियंस आ चुके हैं, रेप्टाइल्स भी आ चुके हैं, फर्न्स आ चुके हैं, उसके साथ साथ एंजियोस्पर्म्स, फ्लावरिंग प्लांट्स कौन से, एंजियोस्पर्म्स आ रहे हैं। अब मैच करके देखते हैं।
ह्यूमंस थे नहीं थे, तो ऑप्शन हो गया इनकरेक्ट। एप्स प्रेजेंट थे, एप्स आपने कहीं पर पढ़ा? एप्स आना शुरू हो चुके थे? नहीं, ठीक है। सो कमिंग टू एम्स, जिम्नोस्पर्म्स एंड उसके बाद अगर हम देखेंगे सो द ऑप्शन इज अर्ली डाइवर्जिंग एंजियोस्पर्म्स, फ्लावरिंग प्लांट्स आना शुरू हो रहे थे। उसके साथ साथ रेप्टाइल्स प्रेजेंट थे, एम्फीबियंस प्रेजेंट थे। सो द ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। सो आपकी हेल्प के लिए यहाँ पर जो टेबल है उसमें बता दिया गया है कि कौन से पीरियड में कौन से ऑर्गेनिज्म जो थे वो आना शुरू हो रहे थे, डाइवर्सिफाई हो रहे थे, और फाइनली एक्सटिंक्शन कब कब कैसे कैसे हो रहा था। सो फॉर दिस यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट इफ यू लाइक टू। सो आप इसको एज अ स्क्रीनशॉट रख सकते हो। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन दैट सेज, ये है एबीसी मॉडल एंड इट इज ऑल्सो, एबीसी मॉडल की बात करें तो ये भी एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जिसपे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। अगर हम बात करें सीएसआई नेट की और अलग अलग एग्जाम्स में भी, अलग अलग लाइफ साइंसेस के एग्जाम में भी, इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसे हम बोलते हैं एबीसी मॉडल। तो एबीसी मॉडल क्या बताता है? एबीसी मॉडल हमें ये बताता है कि फ्लावरिंग, अगर प्लांट में फ्लावर डेवलपमेंट हो रही है तो उसकी जेनेटिक्स क्या है, कौन कौन से जीन्स हैं जो फ्लावर डेवलपमेंट को कंट्रोल करते हैं। सो एक बार मैं पहले मॉडल एक्सप्लेन कर देती हूँ ताकि आपको थोड़ी क्लैरिटी हो जाएगी। अगर हम एबीसी मॉडल की बात करें सो हम एबीसी मॉडल से पढ़ते हैं कि प्लांट्स में फ्लावरिंग कैसे होती है। एबीसी मॉडल से हम ये पढ़ते हैं कि फ्लावरिंग इन प्लांट्स कैसे होती है। सो अगर एक फ्लावर है तो फ्लावर का आप सबने पढ़ा होगा, फ्लावर में 4 होल्स होते हैं। फ्लावर में होते हैं 4 होल्स। सबसे आउटर मोस्ट होता है सेपल, फिर होता है पेटल, स्टेमन एंड कार्पल। फ्लावर पार्ट्स या फिर आप कहोगे 4 होल्स हैं जो आपके फ्लावर में देखने को मिलते हैं, दैट इज सेपल, पेटल, स्टेमन एंड कार्पल। सो अगर हम एक बार देखें कि कौन सा जीन कौन सा पार्ट बनाता है, सो वो हम देखेंगे। सो यहां पर आपके पास है सेपल, पेटल, स्टेमन एंड कार्पल। सो हम डिस्कस करने वाले हैं कौन सा जीन कौन सा पार्ट बनाता है। तो अगर हम बात करें सेपल की, तो सेपल को बनाने वाले जीन्स हैं AP1 या फिर AP2। AP मतलब एप्टेला। सो या तो जो आपका सेपल है उसको बनाने वाले जीन्स हैं AP1 या फिर AP2। नेक्स्ट इन द सीरीज पेटल को बनाते हैं AP1, AP2, पिस्टिलेट, पिस्टिलेट की शॉर्ट फॉर्म है PI, एंड योर AP3। स्टेमन की बात करें तो स्टेमन को बनाते हैं AP3, पिस्टिलेट प्लस योर एगैमस। एगैमस की शॉर्ट फॉर्म है AG, एंड फाइनली कार्पल को बनाता है एगैमस। क्या देखा हमने? देखा कि कौन से प्लांट पार्ट को, सॉरी कौन से फ्लावर के पार्ट को कौन से जीन्स बनाते हैं। सो सेपल को बनाता है AP1 या फिर AP2, पेटल्स को बनाता है AP1, AP2 प्लस पिस्टिलेट प्लस AP3। ये तीनों जीन्स पेटल के डेवलपमेंट में इंपॉर्टेंट है। स्टेमन की बात करें तो AP3, पिस्टिलेट और एगैमस बनाते हैं। उसके बाद कार्पल की बात करें तो एगैमस से कार्पल का फॉर्मेशन होता है। अब हम इन जीन्स को, ये जो जीन्स आपने डिस्कस किए हैं, इनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। हम इन जीन्स को डिवाइड करते हैं 3 कैटेगरीज में, या फिर आप कहोगे क्लास में, 3 क्लासेस में। सबसे पहले क्लास A, क्लास B एंड क्लास C।
सो क्लास ए में आते हैं आपके AP1 एंड AP2, क्लास बी में आते हैं आपके AP3 एंड पिस्टिलेट, एंड फाइनली क्लास 3 में आता है एगैमस। जो हमारे जीन्स हैं हम उनको 3 क्लासेस में डिवाइड करते हैं। क्लास ए में आता है AP1 AP2, क्लास बी में आता है AP3 PY दैट इज पिस्टिलेट, और आपका क्लास 3 दैट इज योर क्लास सी में आता है आपका एगैमस। क्लियर? अब आओ इस पे मैच करना है इस टेबल को पीछे वाली से। तो अगर आप देखोगे सेपल को बनाने में कौन सी क्लास चाहिए? सिर्फ और सिर्फ क्लास ए, AP1 और AP2 चाहिए, तो यहां पर सिर्फ और सिर्फ क्लास ए का रोल है। पेटल को देखेंगे तो AP1 AP2 पिस्टिलेट AP3 दैट इज क्लास ए का भी और क्लास बी का भी रोल है, दैट इज क्लास ए प्लस क्लास बी, दोनों का रोल होता है। वहीं पर स्टेमन की बात करें तो स्टेमन में आपके पास है AP3 पिस्टिलेट और एगैमस, दैट इज AP3 पिस्टिलेट एगैमस, दैट इज क्लास बी और सी दोनों का रोल है। एंड फाइनली लास्ट में एगैमस दैट इज योर क्लास सी। द क्वेश्चन इज, जिसको ये टेबल याद है दिस प्लस दिस, ये याद है, वो कोई भी क्वेश्चन कर सकता है एबीसी मॉडल से, अगर आपको ये समझ में आए। एक चीज आपको याद रखनी है कि जो क्लास ए है और क्लास सी है वो एंटागोनिस्टिक है। जहां जहां पर क्लास ए होगी वहां सी नहीं हो सकती, और जहां जहां पर क्लास सी होगी वहां पे क्लास ए नहीं हो सकती। फॉर एग्जाम्पल, अगर कभी भी आप क्लास ए को म्यूटेट कर देते हो तो क्लास ए अगर एक्सप्रेस नहीं होगी तो उस जगह पे, जैसे अगर हम बात करें सेपल में क्लास ए म्यूटेट हो गई तो वहां पर सी जो आपका एगैमस है उसका एक्सप्रेशन शुरू हो जाएगा। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि क्लास ए और सी जो है वो एंटागोनिस्टिक हैं, एक दूसरे के प्रेजेंस में एक्सप्रेस नहीं होते, लेकिन अगर म्यूटेशंस करते हो तो एक दूसरे की जगह जरूर ले सकते हैं। सो ये चीज याद रखनी है, क्लास ए एंड क्लास सी आर एंटागोनिस्टिक। सो कमिंग बैक द क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन हमें कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लोरल म्यूटेंट शोज द पैटर्न सेपल्स पेटल्स पेटल्स। कौन सा है जिसमें सेपल पेटल पेटल का कॉम्बिनेशन बनने वाला है? ओरिजिनल अगर हम वाइल्ड टाइप देखें, वाइल्ड टाइप में क्या होता है? सेपल होता है, पेटल होता है, स्टेमन होता है, एंड उसके साथ साथ होता है आपका कार्पल। ये वाइल्ड टाइप है। एक बार इनके जीन्स लिखते हैं। यहां पर चाहिए AP1 AP2, पेटल में AP1 AP2 प्लस AP3 प्लस पिस्टिलेट। स्टेमन में अगर देखेंगे, स्टेमन में चाहिए AP3 पिस्टिलेट प्लस एगैमस, कार्पल में चाहिए दैट मीन्स योर एगैमस। ये वाइल्ड टाइप है, ये जीन एक्सप्रेशन है। म्यूटेशन के बाद क्या मिला है? म्यूटेशन के बाद मिला है सेपल पेटल पेटल। पहली चीज तो ये नोट डाउन करो कि कार्पल आया ही नहीं, कार्पल आया ही नहीं, दैट मीन्स एगैमस हो चुका है म्यूटेटेड। कार्पल आया ही नहीं उसका मतलब क्या है? एगैमस हो गया म्यूटेट। फिर हमारे पास डाउट रह जाता है तो हम कैसे क्रॉस चेक करेंगे? देखो, सेपल पेटल पूरे पूरे आ रहे हैं, दैट मीन्स उनमें कोई चेंज नहीं हुआ। चेंज कहां पर हुआ? या तो AP3 PI या एगैमस में हुआ, चेंज हुआ है। इन तीनों में से किसी एक में चेंज हुआ है। फिर हमें पता चला अगर कार्पल नहीं आया तो एगैमस में चेंज हुआ है, करेक्ट। सो उसके बाद मैंने आपको क्या समझाया कि अगर एगैमस में चेंज हुआ है मतलब यहां पर भी एगैमस नहीं है, करेक्ट। मतलब यहाँ पर AP3 और पिस्टिलेट तो हैं, और मैंने आपको क्या समझाया, जहां जहां पर क्लास सी म्यूटेट होगी वहां पर क्लास ए आएगी। दैट मीन्स यहाँ पर एगैमस जो क्लास सी का था वो एक्सप्रेस नहीं हो पाया है, तो यहाँ पर क्या एक्सप्रेस होना शुरू हो जाएगा? AP1 AP2। क्या कॉम्बिनेशन बना? ये कॉम्बिनेशन और ये वाला कॉम्बिनेशन मैच कर गया, इस वजह से यहाँ पर बन गया पेटल। क्या समझाया? ये आपकी नॉर्मल केस है।
नॉर्मल केस में हमने देखा सेपल पेटल पेटल आ रहा है लेकिन कार्पल नहीं आ रहा, तो पहला हमें यही पता चला कि मे भी ए गैमस है म्यूटेट हो चुका है। फिर उस श्योरिटी के लिए हम क्या करेंगे, फिर हम चेक करेंगे कि स्टेमन आना था, स्टेमन की जगह पेटल आ गया, पेटल आया है, दैट मीन्स वहां पर कौन कौन सी जीन है, वहां पर AP1 है, पिस्टिलेट और AP3 प्रेजेंट है। और ये आप ऑलरेडी समझ चुके हो कि जब जब क्लास सी में म्यूटेशन होगा वहां पर क्लास ए का एक्सप्रेशन होना शुरू हो जाएगा। तो ए गैमस म्यूटेट हो गया तो उसकी जगह AP1 और AP2 एक्सप्रेस हुआ, जिसकी वजह से ये कॉम्बिनेशन बना एंड एज अ रिजल्ट जो स्टेमन वाला पोर्शन था इट वाज कन्वर्टेड टू योर पेटल्स। तो कौन सा जीन म्यूटेट हुआ है, दिस इज योर ए गैमस। ए गैमस जीन का म्यूटेशन हुआ है जिसकी वजह से हमें क्या कंडीशन मिली है, सेपल पेटल पेटल। ABC मॉडल इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जिससे क्वेश्चंस आते हैं। और बेसिकली जो मेन चीज है इस मॉडल की मेन चीज ये टेबल है। अगर आपको ये टेबल समझ में आ गई और याद हो गई, आप हर एक म्यूटेशन क्वेश्चन कर सकते हो। और ABC मॉडल पे बेस्ड जो क्वेश्चंस आते हैं वो म्यूटेशन के बेसिस पर ही आते हैं। या तो आपको दिया हो जाएगा कि क्लास A को म्यूटेट कर दिया तो क्या रिजल्ट आने वाला है, B को म्यूटेट किया तो क्या होगा, C को म्यूटेट किया है तो क्या आएगा, या फिर आपको कंडीशन दी जाएगी जैसे यहाँ पर दी हुई कि सेपल पेटल पेटल आया तो क्या म्यूटेट हुआ है आप बताओ। सो ये दो टाइप ऑफ क्वेश्चन है जो इससे बनते हैं। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following combination of CD molecules and their associated functions is matched incorrectly? तो आपको बताना है कौन सा मैच जो है वो इनकरेक्ट है। CD1 एंटीजन प्रेजेंटिंग प्रोटीन्स दैट प्रेजेंट एंटीजेनिक पेप्टाइड्स टू T सेल्स रिसेप्टर्स और नेचुरल किलर सेल्स। दैट इज जो CD1 है वो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है, एंटीजन प्रेजेंटिंग मॉलिक्यूल्स हैं जो आपके पेप्टाइड्स को रिप्रेजेंट करते हैं और रिप्रेजेंट करते हैं टू नेचुरल किलर सेल्स। CD8 thymic differentiation marker for T cells. CD11A a membrane glycoprotein that provides cell-cell adhesion by interaction with ICAM1. CD14 activates your innate immune response by transferring LPS LPB complex to TLR1. So incorrect match है CD1। क्यों है, गलती ये की है, इन्होंने बिल्कुल सही लिखा है सब कुछ, बस इन्होंने गलती ये की है कि जो आपका CD1 है वो पेप्टाइड्स को रिप्रेजेंट नहीं करता, पेप्टाइड्स को जो है प्रेजेंट नहीं करता है, ये प्रेजेंट करता है आपके लिपिड्स को एंड योर ग्लाइकोप्रोटीन्स को। वन सेकेंड, लिपिड्स को एंड ग्लाइकोलिपिड्स को। तो ये हमें क्या समझाता है, ये क्वेश्चन हमें ये समझाता है कि कितना जरूरी है क्वेश्चन को सही से पढ़ना। कई बार ऐसा होता है और कई बार हम इसको देखेंगे ना तो फर्स्ट थॉट यही आएगा और हमारा ध्यान जाएगा भी नहीं कि वहां पर पेप्टाइड्स लिखा हुआ है, लिपिड्स और ग्लाइकोलिपिड्स नहीं लिखा हुआ। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ो। सो CD1 का काम क्या है, एंटीजन प्रेजेंटिंग प्रोटीन है जो लिपिड्स और ग्लाइकोलिपिड्स को प्रेजेंट करता है T सेल के पास। CD8 क्या है, थाइमिक डिफरेंशिएशन का मार्कर है। CD11A की बात करें तो ये सेल सेल एडेशन कराता है ICAM के साथ। उसके बाद CD14 की बात करें, इनेट इम्यून रिस्पॉन्स को एक्टिवेट करता है। सो इस क्वेश्चन के लिए मैं लेके आई हूं ये टेबल्स। ये टेबल्स हैं फ्रॉम द बुक क्यूबे, इम्यूनोलॉजी की जो आपकी बुक है क्यूबे, उसकी टेबल्स हैं फ्रॉम द अपेंडिक्स 1, फर्स्ट A1 जो अपेंडिक्स है उसकी टेबल है, जहां पर सारे के सारे CD मार्कर्स दिए हुए हैं, उनके फंक्शंस दिए हुए हैं और बताया गया है कि वो कहाँ कहाँ पर एक्सप्रेस होते हैं। सबसे इंटरेस्टिंग चीज जो मुझे लगी दैट वाज कि इन्होंने एग्जैक्टली जो लैंग्वेज इस बुक में लिखी हुई है वही सेम लैंग्वेज इन्होंने वहां क्वेश्चन में लिखी हुई है। सबसे पहला अगर आप देखोगे तो उसमें लिखा हुआ एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, एंटीजन प्रेजेंटिंग प्रोटीन, देखो सेम लिखा हुआ है, एंटीजन प्रेजेंटिंग प्रोटीन्स दैट बाइंड सेल्फ एंड नॉन सेल्फ, बट उन्होंने वहां पर क्या कर दिया, लिपिड और ग्लाइकोलिपिड को हटा दिया, वहां पर लिख दिया पेप्टाइड्स और बाकी लाइन सेम है। सेकंड जो इन्होंने पूछा था हमसे दैट वाज योर, वन सेकंड, सेकंड ऑप्शन हमारे पास था CD8। CD8 यहां से भी ध्यान से देखना, MSC क्लास 1 रेस्ट्रिक्टेड टी सेल, थाइमिक डिफरेंशिएशन मार्कर फॉर टी सेल, सेम। कमिंग टू नेक्स्ट 11A हमसे पूछा था, दैट इज
यहां पर दिया हुआ है आपका ये रहा, सेल सेल एडेशन बाय इंटरेक्शन विद आई कैम्स, सेम। नेक्स्ट जो लास्ट पूछा था, 1 सेकेंड, लास्ट हमसे पूछा गया था CD 14, ओके 14 ओके, सो 14 इस टेबल में नहीं है। जो मेन है वो आपको ऑब्वियसली बुक में बहुत सारे हैं, QB में जो दिए हुए हैं CD रिसेप्टर्स, अगर हम बात करें तो वो बहुत सारे हैं, आपको सारे नहीं करने हैं। आपको मेजरली जो आगे के 15 से 20 हैं CD, उनके जो एक्सप्रेशंस हैं प्लस उनकी जो फंक्शंस हैं वो याद होना चाहिए। एंड दिस शोज अस कि स्टैंडर्ड बुक्स को रेफर करना कितना ज़रूरी है, बिकॉज वहाँ की डायरेक्ट लैंग्वेज को यूज़ करके क्वेश्चंस भी बनाए जाते हैं। फॉर योर हेल्प टेबल्स यहाँ पर है, और रेफरेंस के लिए यू कैन गो टू QB इम्यूनोलॉजी, दैट इज योर अपेंडिक्स 1, जहाँ पर ये सारे CD मार्कर्स दिए हुए हैं उनके फंक्शंस और एक्सप्रेशंस के साथ। सो प्लीज हैव अ लुक एट दैट, और अच्छे से चीज़ों को करना ज़रूरी है। Next question, this is, if you want to selectively kill the newly dividing mammalian cells in a cell culture assay, which of the following methods will use? अगर आपको एक न्यू डिवाइडिंग सेल है उसको किल करना है तो आप क्या करने वाले हो, आप उसको ट्रीट करते हो 5-bromo 2'-deoxyuridine से, उसको ट्रीट करते हो और फिर उसको एक्सपोज करते हो UVA से। सो ये क्या है आपका 5-bromo 2'-deoxyuridine क्या है, इट इज एनालॉग ऑफ योर थाइमिडीन। थाइमिडीन का एनालॉग है, तो जैसे जैसे सेल डिवाइड करेगी, ऑब्वियसली अगर न्यूली डिवाइडिंग सेल्स है तो उसमें रेप्लिकेशन भी हो रहा होगा। तो ये जो न्यूली डिवाइडिंग अगर हम कहेंगे न्यूली सिंथेसाइज DNA है, उसमें आपकी ये BRDU 5-bromo 2'-deoxyuridine जो है इनकलकेट हो जाएगी, या फिर आप कहोगे थाइमिडीन के प्लेस पे आ जाएगी, एंड फाइनली उसको UV एक्सपोजर से सेल को किल किया जा सकता है। तो दिस इज द वे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट, ये ऐसा क्वेश्चन है इकोलॉजी का जो किसी ना किसी फॉर्म में हर बार पूछा जाता है, या तो इक्वेशन फॉर्म में पूछ लिया जाता है या ग्राफ की फॉर्म में पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन कैरिंग कैपेसिटी एंड योर पॉपुलेशन साइज। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, चाहे आप इसको इक्वेशन की फॉर्म में देखो या फिर आप ग्राफिकल फॉर्मेट में देखो। So it says which of the following collectively represents the relationship between the rate of population growth and population size। तो क्या रिलेशनशिप बन रहा है, क्या रिलेशनशिप होता है पॉपुलेशन साइज में और पॉपुलेशन ग्रोथ में, ये सबको पता होना चाहिए कि जब कैरिंग कैपेसिटी की हाफ पॉपुलेशन पहुंचती है तो मैक्सिमम ग्रोथ होती है। दैट इज मैक्सिमम पॉपुलेशन कब देखने को मिलती है, दैट बाय 2, दैट इज कैरिंग कैपेसिटी से आधी जब सिचुएशन आती है वहां पर मैक्सिमम ग्रोथ देखने को मिलती है। तो ये सबको पता है कि क्या होने वाला है, पॉपुलेशन एक टाइम तक ग्रो करती है, उसके बाद डिक्लाइनिंग हो जाती है, क्योंकि रिसोर्सेज कम होने लग जाएंगे, कंपटीशन बढ़ जाएगा, बहुत सारे फैक्टर्स की वजह से जो पॉपुलेशन है वो डिमिनिश हो जाती है। तो ये दोनों ग्राफ देख के तो समझ में आ गया ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, क्योंकि पॉपुलेशन इंक्रीज करती है फिर डिक्लाइनिंग फेज में आती है। सो ऑप्शन बचे A और B। ऑप्शन A को देखोगे तो ये बताता है कि जो K/2 है, कैरिंग कैपेसिटी का आधा है, वहां पर ये ग्रोथ होती है, और K/2 का मैक्सिमम ग्रोथ होती है। याद रखोगे जब भी, सो ऑप्शन नंबर B इज करेक्ट, जब भी कैरिंग कैपेसिटी की आधी K/2 की फॉर्मेशन होती है, K/2 की कंडीशन आती है, वहां पर मैक्सिमम ग्रोथ होती है। मैक्सिमम ग्रोथ कब होती है, मैक्सिमम ग्रोथ कब होती है, एट द पोजीशन ऑफ K/2। जैसे कैरिंग कैपेसिटी का जब आधा पॉपुलेशन आता है तो उस टाइम पे मैक्सिमम ग्रोथ देखने को मिलती है। ऑब्वियसली जैसे जैसे आगे पॉपुलेशन बढ़ेगी, पॉपुलेशन इंक्रीज करेगी, कंपटीशन बढ़ेगा, रिसोर्सेज लिमिट हो जाएंगे, न्यूट्रिशन लिमिट हो जाएंगे, जिसकी वजह से जो पॉपुलेशन है वो डिक्लाइनिंग में आ जाती है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ इकोलॉजी विच शुड बी डन बाय एवरीवन। नेक्स्ट क्वेश्चन, at which of the following electron transport chain complexes does antimycin A typically inhibit the respiratory chain? antimycin A कहाँ पर inhibit करता है, that is at complex number 3। थर्ड कॉम्प्लेक्स पे एंटीमाइसिन C आपकी जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है उसको इनहिबिट कर देता है। फॉर योर रेफरेंस
ये हैं आपके सारे इनहिबिटर्स, और कौन सा कहाँ पर इनएक्टिवेशन शो करता है वो सब इसमें है। रेटिनॉन कहाँ करता है, कॉम्प्लेक्स 1 पे इनहिबिशन शो करता है। उसके बाद एंटीमाइसिन सी जो आपने अभी देखा कॉम्प्लेक्स 3 पर, और साइनाइड सोडियम और एजाइड जो है वो कॉम्प्लेक्स 4 पे इनहिबिशन शो करते हैं। उसके बाद जो ओलिगोमाइसिन है वो आपके 5th कॉम्प्लेक्स पे इनहिबिशन करता है। एंड मार्क माय वर्ड्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और फिगर इसलिए लगाई गई है क्योंकि फिगर से और डायग्राम से चीज़ों को याद करना आसान होता है, स्पेशली जब बहुत सारे इनहिबिटर्स होते हैं या बहुत सारी थ्योरी हो जाती है। सो इसलिए इसको फिगर को फॉर्म में लगाया गया है, क्योंकि इट इज़ ईजी टू रिमेंबर। आप इसको अगर याद कर लो, इस फिगर को अगर आप याद कर लो, तो आपको याद हो जाएगा कि कौन सा इनहिबिटर कहाँ पर काम कर रहा है। एंड दिस इनहिबिटर और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है फॉर CSIR नेट। इनहिबिटर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी प्रोसेस में अगर आपको इनहिबिटर्स पढ़ाए जा रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डायरेक्टली क्वेश्चन वहाँ पर बनता है। चाहे आप मॉल बायो के प्रोसेसेस को देख लो, चाहे आप बायोकेमिस्ट्री के प्रोसेसेस देख लो, जहाँ जहाँ पर इनहिबिटर्स कराए जाएंगे वो इंपॉर्टेंट चीज़ है। हिस्टोन वेरिएंट्स हर बार पूछा जाता है, इवन डीबीटी में भी बहुत पूछा जाता है हिस्टोन वेरिएंट्स। तो हिस्टोन वेरिएंट्स प्ले इंपॉर्टेंट रोल्स इन क्रोमेटिन फंक्शन इन मैमेलियन सेल। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट इन कंटेस्ट ऑफ हिस्टोन वेरिएंट्स। किस किस के आप कहोगे कौन कौन से हिस्टोन प्रोटीन्स के वेरिएंट्स मिलते हैं? दैट इज ऑफ H3, H4, H2A एंड H2B। इतना सिंपल सी चीज़ है, एक इतनी सी चीज़ है कि हिस्टोन वेरिएंट्स कौन कौन से हिस्टोन के मिलते हैं। H2A के मिलते हैं, H2B के मिलते हैं, H3-4 के मिलते हैं। बहुत छोटी सी चीज़ है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है इससे। सो फर्स्ट कह रहा था हिस्टोन वेरिएंट्स हैव बीन रिपोर्टेड फॉर H3 एंड H4 बट नॉट फॉर H2A एंड H2B। नो, हिस्टोन वेरिएंट्स हैव बीन रिपोर्टेड फॉर H3, H4, H2A बट नॉट फॉर H2B। गलत। हिस्टोन वेरिएंट्स हैव बीन रिपोर्टेड फॉर H3, H4, H2B बट नॉट फॉर H2A। सो द करेक्ट आंसर इज हिस्टोन वेरिएंट्स हैव बीन रिपोर्टेड फॉर H3, H4, H2A एंड H2B। सो ये है एक हेल्प आप सबके लिए कि जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो भी रिवाइज हो जाएं, थोड़े मेमोरी बेस्ड चीज़ें जो हैं वो एक बेटर तरीके से फ्लो चार्ट्स की फॉर्म में आ जाए, ताकि आप लोगों को हेल्प हो जाए और क्विक रिवीजन हो जाए आप लोगों की। सो मैं तो पूरी कोशिश करने वाली हूँ कि ये सीरीज़ बहुत अच्छी जाए, दमदार जाए, ताकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप याद कर पाओ। इसी के साथ आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अच्छे से अपनी प्रिपरेशंस करें। इट इज़ अ वेरी बिग एग्जाम, तो मेहनत भी बहुत ज़्यादा लगने वाली है। So from my side, this is all in this session. Hope to see you soon. All the very best for your preparations. Work hard. Thank you so much.